स्कूल में जो सभी बच्चों का आधार कार्ड जो लिया गया है जी जी, उससे होने वाले खतरे के बारे में तो जानकारी प्राप्त है, ठीक लेकिन है। उससे किस प्रकार से बचा जाए और जो स्कूल में जो आधार कार्ड लिए हैं उससे कैसे क्या किया जा सके, जिससे यदि आधार कार्ड को लॉक किया जाए, लॉक तो किया नहीं जा सकता। आपको पिछले वीडियो में मैं आपका देखा हूँ जिसमें आपने आधार कार्ड का यूज़ करना ही ना बोला है, लेकिन बच्चों का सारा आधार कार्ड तो लिया जा चुका है स्कूल में। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं कि आधार कार्ड जब आप के सबसे पहले तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि आपके साथ कुछ भी ऐसा तब तक नहीं किया जा सकता जब तक आपकी कंसेंट ना हो, मतलब आपकी अनुमति ना हो। आपका विरोध ना करना वो लोग आपकी सहमति मान लेते हैं, आप लोगों के विरोध को ना करना। तो पहली बारी जब आपका आधार कार्ड बनवाया तो आपने सहमति दे दी उनको देने की। बच्चा कितना बड़ा है आपका? बच्चा सेकेंड ईयर में है। सेकेंड ईयर में है तो अभी आप यूजीसी की गाइडलाइन पढ़िएगा जो उनके ऑनलाइन पढ़ाई और कोर्सेज के ऊपर है, तो आपको पता चलेगा कि यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार बच्चे को अपना आधार कार्ड देना अनिवार्य नहीं है। आप यदि जाएंगे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पे तो वहां पर भी आधार कार्ड देना अनिवार्य नहीं है। उसने एक लाइन जोड़ी हुई है कि यदि आप सरकार से कोई लाभ ले रहे हैं तो केवल लाभ लेने की स्थिति में ही आधार कार्ड या कोई डॉक्यूमेंट ऐसा देना जरूरी है। तो सबसे पहले आप खाली अपने स्कूल को, अपने विश्वविद्यालय को, कॉलेज को आप लिख करके दे देंगे और कलेक्टर को साथ में उसकी चिट्ठी भी भेज देंगे कि मैं ये दे रहा हूं, इसके बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ इसके आधार कार्ड को डीलिंक कर दीजिए, मैं ये आपसे मांग करता हूं। ये तो है आपका पहला काम, डीलिंक करना। वो डीलिंक कर दो कि हमें इसको कनेक्टेड रखना ही नहीं है, हमको अपने बच्चे का कोई डॉक्यूमेंट ऑनलाइन चाहिए ही नहीं। वो कहेंगे डिजी लॉकर में आ जाया करेंगे आपके सारे सर्टिफिकेट्स, फिर आपको सर्टिफिकेट लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले तो आपको ये करना है अपने लेवल पर। यदि वो अपने लेवल पर नहीं मानते हैं तो आपको कुछ लोगों को साथ लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद भी नहीं जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं फिर धरना, कोई बात, कोई प्रदर्शन, कुछ तो करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा सिस्टम को। मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट रूप से बता रहा हूं कि सिस्टम आपकी बात पहली बार में ही मान लेगा यदि आप ऐसा मानते हैं। सिस्टम आपको पहली बार में ही कह देगा कि हां तुम ठीक कह रहे हो, क्योंकि हमारी मर्जी के बिना वो ये सब कुछ कर रहा है, अपने किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर रहा है। तो वो आपको इतना सीरियसली नहीं ले रहा है और ना ही उसे आपको सीरियसली लेना है। उसका मकसद आप नहीं हो ना, उसका मकसद आपके बच्चे की सुविधा नहीं है, उसका मकसद आपको ट्रैक करना है 24 आवर, हर वक्त, हर जगह, हर मोमेंट। आपका पैसा कब कब आपने पैसा निकाला, कहां कहां से पैसा आया, कहां कहां आपने ट्रैवल किया, कहां कहां की टिकट आपने बुक की, क्या क्या आपने खाना बुक किया, क्या क्या घर में सामान बुक किया, क्या क्या, कौन कौन आपके घर में आए, आपके मोबाइल की लोकेशन, आपके रिश्तेदारों की लोकेशन, आपने किस किस से बात किया, किस किस से व्हाट्सएप किया, किस किस से क्या क्या, मतलब वो 24 आवर आपको निगरानी में रखना पर्पस है। क्योंकि जिस डिस्टोपियन सोसाइटी की वो लोग कल्पना कर रहे हैं उस डिस्टोपियन सोसाइटी में आप कुछ भी काम उनसे पूछे बिना नहीं कर पा रहे हैं, और वो केवल तब संभव है जब आदमी को आदमी ना रहने दिया जाए, उसको कोई एक नंबर दे दिया जाए, वो यूनिक हो जाए, यूनिक नंबर से उसको जाना जाए। वो यूनिक नंबर इंडिया में आधार कार्ड है और किसी सो कॉल्ड विकसित देश में वो एक सोशल सिक्योरिटी नंबर है। उस नंबर का पर्पस बेसिकली आपके बच्चों की मूवमेंट, खाना पीना सब कुछ कंट्रोल करना है, और अल्टीमेटली लास्ट में उन सब चीजों को वो वैक्सीन आधारित बनाने वाले हैं कि अगर आपके बच्चे को ये वाली वैक्सीन लगी है तो ये सुविधा मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ये सारी लगवा रखी है तो ही आगे जाने लायक है, अदरवाइज वो बच्चा सोसाइटी में निकलने लायक ही नहीं है, क्योंकि वो बीमारियां फैलाएगा। तो उसकी सारी इम्यूनिटी वैक्सीन बेस्ड करना उसका पर्पस है।
असल में उनको उनके ऊपर डिपेंडेंट रखना उसका पर्पस है। तो जब आप अपने समाज में जाएंगे और अपने लोगों को बताएंगे तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि इसका नुकसान क्या है। आप अकेले 1 साल के लिए ज्यादा से ज्यादा या 2 साल के लिए अपने बच्चे का आधार कार्ड डीलिंग करवा सकते हैं। फिर वो कोई ऐसा प्लान बना लेंगे, मतलब अभी आपने डीलिंग करवा दिया, मान लो अपार आईडी बनाई थी, अपार आईडी को आपने कैंसिल करवा दिया। बहुत से लोग कहते हैं अपार आईडी कैंसिल करवा दी, मैंने मैसेज किया था हमारी अपार आईडी डीलिंक हो गई। मैं कहा हो गई, चलो अच्छी बात है। मैंने कहा आप जाकर गांव को समझाओ। उस आदमी ने 1 साल से अपार आईडी डीलिंग करवाई हुई है और गांव में किसी को भी अपार आईडी के नुकसान नहीं बताए हैं। मैं उसे यह कह रहा हूं वो अगले साल फिर ले आएंगे अपार आईडी, क्योंकि अब पहले जिन लोगों ने बनवा रखी है पहले से ही, वो क्या वो विरोध करेंगे क्या? अरे आज बताना चालू करोगे तो जाके 1.5 साल में उनको अपार आईडी का नुकसान समझ में आएगा। उसने आज बताना चालू किया नहीं है, तो जिन्होंने अपार आईडी बनाई हुई है वो विरोध करेंगे नहीं, और जिन्होंने नहीं बनाई हुई है वो थोड़े से हैं, थोड़े से का विरोध काउंट होगा नहीं। तो क्या आप बचे रहोगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको अपने समाज में हर उस मुद्दे के ऊपर बोलकर लोग जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि जब मोर्चा आवाज उठाएगा ना, तो हमने अभी लिस्ट बनानी शुरू की है। करीब करीब 70 हमारे पास लिस्ट बनी है, और मैं जहां तक समझ रहा हूं कि 150 की संख्या में जाएगा समाज के हर तबके से जुड़ी हुई डिमांड, जिसमें अपार भी है, आधार भी है, अनिवार्यता भी है, बिजली के बिल भी हैं, पुलिस वालों के चालान भी है, पुलिस वालों की पिटाई भी है, जिसमें कोर्ट का देरी करना भी है, बैंकों की नीलामी, मकानों की नीलामी भी है, बच्चों की शिक्षा भी है, हमारे स्वास्थ्य भी है, हमारे वैक्सीनेशन भी है, दाई का भी है, आशा वर्कर का भी है, आंगनबाड़ी वर्कर का भी है, एयरपोर्ट वालों का भी है, एयरपोर्ट की जमीनों का भी है, जमीन अधिग्रहण का भी है, रेलवे का भी है, बस उसका रोडवेज का भी है, LIC का भी है, BPCL का भी है, HPCL का भी है, भेल का भी है, सेल का भी है, रेल का भी है, प्लेटफॉर्म की टिकट का भी है, टिकटों की रिजर्वेशन का भी है, जिसमें हमारे उद्योगों का भी, लघु उद्योगों का भी है, MSME से लेकर के बड़े उद्योगों का है, लोन माफी का है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का है, प्राइवेटाइजेशन का है, लंबी लिस्ट है। मतलब समाज के किसी तबके को हमने छोड़ा नहीं है इसके अंदर कि हम लोग किन किन चीजों के ऊपर चलेंगे। उसमें आशा वर्कर भी हैं, टीचर्स भी हैं, रेलवे के अधिकारी भी हैं, सरकारी भी हैं, प्राइवेट भी हैं, बैंकिंग वाले भी हैं, उसमें सब तरह के लोग हैं जिनके साथ अत्याचार हो रहा है। और कमाल की बात यह, सबकी अपनी यूनियन बनी है। यूनियन के पदाधिकारियों को सरकारी लोग खरीद लेते हैं या चुप करा देते हैं, दूसरी यूनियन की आवाज नहीं उठाती है। खाली मोर्चा एक ऐसा संस्थान है जिसका अपना कोई टारगेट नहीं है। वो कह रहा है जहां जहां नुकसान हो रहा है सब आ जाओ और एक काम कर लेते हैं, गांव वालों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके साथ में खड़े हो जाओ शहर वाले, शहर वालों के साथ जो गलत हो रहा है खड़े हो जाओ गांव वाले, जो इस तबके के साथ हो रहा है खड़े हो जाओ ये वाले, और जो इनके साथ हो रहा है खड़े हो ये वाले। जब तक इनको न्याय मिलेगा ये नहीं जाएंगे, जब तक इनको न्याय मिलेगा ये नहीं जाएंगे। अपनी लड़ाई अब कोई नहीं लड़ेगा। जैसे हम यहां कह रहे हैं ना कि यहां आपको जो सहयोग देना है अपने हिस्से का नहीं देना है, आपने दूसरे के हिस्से का देना है। अगर हम यही लड़ाई का कर दें तो कि हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हमारी लड़ाई तुम लड़ो, तुम्हारी लड़ाई हम लड़ेंगे, लो आ जाओ, फिर तो समाज इकट्ठा हो सकता है ना आने वाले टाइम में। ये मूवमेंट बनाने की जरूरत है, इसी मूवमेंट को आगे बनाएंगे और ये समझ में आएगा लोगों को। देखिएगा कितना गजब का आंदोलन होगा जनता सरकार मोर्चा जब करेगा। ये आंदोलन सड़कों पे नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये किसी को गोली नहीं मरवाएगा, ये किसी को लाठी नहीं मरवाएगा, ये कुछ नहीं करेगा। ये आंदोलन बिल्कुल घर से होगा, एकदम घर से, एकदम खेत से, अपनी रसोई से। मतलब गजब का आंदोलन होगा। देखिएगा जो लोग जुड़ेंगे उनको मजा आएगा कि यार ऐसे भी हो सकता था, कितना कमाल का था। किसी के ऊपर लाठी नहीं भांजेगी और किसी के ऊपर। यहां झारखंड में मान लो, आप एक बात बताइए कि यहां छत्तीसगढ़ में आपके साथ अन्याय हो रहा है, आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है, जबरदस्ती अधिग्रहण हो रहा है, रात को 2-2 साल पुराने पेड़ काटे जा रहे हैं, और अगर पूरा हरियाणा जाम हो जाए तो, गांव में सरकारी एंट्री बैन हो जाए तो, कि यार क्या चक्कर है, तुम बैन क्यों कर रहे हो, कि तुम छत्तीसगढ़ में पेड़ क्यों काट रहे हो, हैं? अपने गांव में एंट्री मत दो ना सरकारी कर्म। सरकार के सारे प्रोपेगेंडा सरकारी अधिकारियों से चलते हैं। किसी भी राज्य में हो, दूसरा राज्य खड़ा हो जाए, कोई भी राज्य खड़ा हो जाए, तो एक बार हरियाणा में हर गांव में टीम बन जाए
हरियाणा की उस टीम को लेकर। अब उसको भी सीखना है अपने गांव में कैसे काम करना है, तो तुम सीखने के लिए छत्तीसगढ़ आ जाओ, यहां गांव में काम करके देख लो। छत्तीसगढ़ वालों जब तैयार हो जाए फिर उत्तर प्रदेश आ जाओ। क्या है, भारत को एक फैमिली बना देंगे पूरी को, क्या दिक्कत है? स्ट्रक्चर कैसे काम करेगा ये हम आपको धीरे धीरे, अभी जब आप मोर्चे से जुड़ोगे तो आपको हम बताएंगे कि पूरी बड़ी फैमिली कैसे चलती है। ज्वाइंट फैमिली चलती नहीं थी क्या? गांव चलता नहीं था क्या? पूरा भारत चलता नहीं था क्या? बिना सेना के कैसे जिंदा रहे हम लोग? कैसे थे हम लोग? मतलब कैसे था कि हर आदमी के पास खूब सोना चांदी धन संपदा जमीन सब कुछ था, किसी के पास कमी नहीं। अबंडेंस में तो कोई रोड़ा है ही नहीं, झगड़ा है ही नहीं। जब सबके पास सब कुछ प्रचुर मात्रा में है फिर क्या झगड़ा है हमारा? भाई पता है घर के अंदर फ्री का खाना आ रहा है, खूब मतलब परिवार एकदम समृद्ध है, सब खुश हैं, फिर कपड़े फटे हुए तो क्या दिक्कत है भाई? कपड़े सुंदर दिखने को उसी को ज्यादा चिंता रहती है जिसके अंदर में गंद भरा हुआ, उसे पता है मैं गंदा आदमी हूं, तभी तो उसको बाहर दिखाना है, ठीक है ना? और लीपा पोती करके सुंदर दिखने का तो उसी को चस्का होएगा ना, जिसको लगता है कि मैं उसके बराबर दिखना चाहता हूं, उसके जैसा दिखना। वरना आप जैसे हो आपके बस की बात थोड़ी ना है यार, ये तो ऊपर वाले ने बना दिया। काहे को किसी और के जैसा बनने के चक्कर में रहते हो? घर में से टेलीविजन मोबाइल और शीशा निकाल दो, फिर क्या सुंदर और क्या, बताओ आप कौन सुंदर बचेगा? शीशा छोड़, शीशा ना हो घर के अंदर, फिर आप अपनी शक्ल देख के दिखाओ कैसे लगते हो, पता ही नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। बहुत सिंपल सा है, अगर शीशा दिखाना है तो ऐसे लगा लो मुंह के ऊपर, ताकि सामने वाले में अपना चेहरा देखने लग जाओ, बस हो जाओगे, सब सुंदर हो जाओगे ना। अपना चेहरा बता दो किसको बुरा लगता है। तो ये आंदोलन सबके लिए है, इस तरीके से हम लोग ये आंदोलन को लड़ेंगे, तब जाकर के हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? प्राइवेट निजी व्यक्ति 10 लोगों को पैसा देकर जुआ खिलाता है तो गवर्नमेंट उसको जुआ एक्ट के अंदर कर देती है। और आज बैंकों के द्वारा नाजायज रूप से पैसा छापा जा रहा है, कितना छापा जा रहा है, कैसे छापा जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, कुछ नहीं मालूम है। और छाप छाप के ये रेवड़ी के समान लोन बांट दी है, और हर कोई उधार की दिवाली मनाने के लिए, नकली सामानों को लेने के लिए पैसे तो उधार ले लेता है, लेकिन चुकाने की स्थिति में जब वो फुक्कड़ हो जाता है तब उसकी हालत ज़्यादा गंभीर हो जाती है। उसके बाद बैंक जो सक्षम है उसका तो मकान प्रॉपर्टी सीज कर लेती है, जो सक्षम नहीं है उसको डिफाल्टर घोषित करके मतलब फाइल कर देती केस को। तो ये व्यवस्था दोहरी चल रही ना, आखिर इस व्यवस्था से कैसे निपटा जाए? और दूसरा, पुराना पैसा जो था और आज का जो नया पैसा जो छापा हुआ है, उन दोनों में क्या अंतर है? कौन सा पैसा सही है, कौन सा पैसा गलत है, लोगों को पता ही नहीं है। देखो, जैसे आपने बोला कि इस व्यवस्था से कैसे निपटा जाए या कैसे करा जाए, उसका तो जवाब यह है कि आपको क्या लगता है हम यहाँ मच्छर मारने की दवाई बनाने आए हैं? बताओ, ये व्यवस्था परिवर्तन का ये अभियान है अपना। ये तो मैंने शायद अपने पहले वाले सेशन में बताया था कि बिना समझ के ये संभव नहीं है, और समझ देने के लिए या एक दूसरे से समझ लेने के लिए ही हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। ये तो है पहले सवाल का जवाब कि ये जन जन तक बात पहुंचाए बिना पॉसिबल नहीं। दूसरे, नकली और असली का सिंपल फंडा है, जिस चीज की वैल्यू समय के साथ कम ना हो, बढ़े बेशक ना, वो बात अलग है, मतलब बढ़ेगी ही, 100% बढ़ेगी ही वैसे तो, लेकिन जिस चीज की वैल्यू समय के साथ कम ना हो, परिस्थिति के अनुसार उसकी आवश्यकता उतनी ही रहे, केवल वो धन है। आप पैसा पूछ रहे थे, मैं उसको धन समझ रहा था कि असली धन और नकली धन। असली पैसा और नकली पैसा कुछ नहीं होता, पैसा तो सारा नकली है। धन होता है जो बात है, ये पैसा धन को रिप्रेजेंट करता है, आप उसके बदले में धन लेते हो। जैसे आप पैसा खा नहीं सकते, आप पैसा पहन नहीं सकते, आप पैसे को ओढ़ नहीं सकते, आप पैसे के मकान में नहीं रह सकते। पैसे से आप कोई चीज खरीदते हो जिसकी आपको जरूरत है, जिसकी आपको जरूरत है वो धन है। आप किसी के घर काम करते हो, काम करने के लिए आपको 2 चीजों की जरूरत है, एक आपके शरीर में ऊर्जा होनी चाहिए, एक आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए। यानी कि आपको वो पैसा कमाने के लिए, वो टुकड़ा कमाने के लिए असली धन देना पड़ता है, अपनी ऊर्जा और अपनी सेहत। सेहत शरीर से में है, आपकी प्रसन्न चिंता में है, आपके हैप्पीनेस में है, आपके एनवायरनमेंट में है सेहत, और ऊर्जा आपको पौधे से मिलती है, वो परमात्मा से मिलती है। तो परमात्मा की ऊर्जा जो पौधा स्टोर कर रहा है, चाहे सूरज से, पानी से, जमीन से, मिनरल से,
इन सब से पौधा इकट्ठी करके भोजन के रूप में इकट्ठी करता है। उस ऊर्जा को हम खाकर अपने शरीर में हमें ऊर्जा मिलती है। वो ऊर्जा जब हम किसी और को देते हैं तो वो हमारे बदले में कागज का टुकड़ा देता है जो उसने अपनी ऊर्जा से कमाया हुआ है। उसने कहीं और ऊर्जा लगाई थी अपनी, तब दी थी। उसने भी वो सूर्य की ऊर्जा को ही इकट्ठा करके, तभी उसके पास जो धन है वो भी वैसा ही है। तो वो रिप्रेजेंटेशन है खाली। उससे आप क्या खरीदते हो? भोजन खरीदते हो, वो भी ऊर्जा का रूप है। आप पशु खरीदते हो, वो भी ऊर्जा का रूप है। आप उससे सोना खरीदते हो, उसमें भी ऊर्जा स्टोर है। आप उससे गैस खरीदते हो या कोयला खरीदते हो, उसमें भी ऊर्जा स्टोर है। आप उससे जमीन खरीदते हो, वो भी ऊर्जा का केंद्र है। कहने का मतलब है आप ऊर्जा के बदले ऊर्जा दे रहे हो। अल्टीमेटली जो है, कुल मिलाकर के ये हमारे एनर्जी एक्सचेंज का एक माध्यम है, जिसे हम रुपया कह रहे हैं, जिसे हम पैसा कह रहे हैं। असल में ये धन का रिप्रेजेंटेटिव है। और धन, अन्न धन, ठीक है, श्रम धन, मेहनत को भी धन बोला, सेहत को, मेहनत को, परिवार को, अन्न को, पशु को, धातु को, सोने चांदी को, इनको धन बोला है। परिवार को भी धन बोला है। तो जमीन को धन बोला गया है। अन्न को भी, मतलब ये तो खाद्यान्न वो जो बोल ही दिया मैंने। तो मतलब इनके बदले धन खरीदा जाता है। आदमी जिस दिन ये समझ लेगा कि पैसा जिंदगी का टारगेट नहीं है, एनर्जी एक्सचेंज इंपॉर्टेंट है। जितनी सेक्रेड एनर्जी होगी, जितनी हमारी पवित्र ऊर्जा होगी, पवित्र ऊर्जा के बदले पवित्र ऊर्जा अगर हम एक्सचेंज करना चालू करेंगे तो हम इंसान होने के असली मकसद को पा सकेंगे। इंसान का असली मकसद सीमेंट का मकान बनाना नहीं है, बल्कि उसका मकसद है कि वो ऐसी जगह पर रहे जहां उसके जाने के बाद जो उसने प्रकृति से लिया था वो प्रकृति को वापस दिया जा सके, उससे बेहतर पोजीशन में दिया जा सके। बेशक अदरवाइज वैसा का वैसा तो कम से कम छोड़कर जाएं जैसा मिला हो। आदमी यहां पैदा होता है, फिर गाड़ियां चला चला के जो उसको पेट्रोल डीजल चाहिए, गाड़ियां बनाने के लिए जो धन चाहिए वो माइनिंग से आता है, जंगल काटने से, पहाड़ों के खोदने से आता है। वो पूरे पर्यावरण का सत्यानाश करके, फिर सीमेंट है वो भी सारी की सारी पहाड़ खोद के आती है, वहां भी ढेरों पर्यावरण का सत्यानाश किया जाता है, लोगों की सेहत का सत्यानाश किया जाता है। और उससे फिर हम एक मकान बनाते हैं, और जब सड़कें बनाते हैं या फर्श बनाते हैं या टाइलें बनाते हैं और मकान बना देते हैं, जब कभी 100 साल 200 500 साल बाद ये मकान जब टूटेगा, ना ये जमीन दोबारा से कभी भी कुछ उपजाऊ रह पाएगी, ना ये चीजें जो आप यहां खड़ी कर रहे हैं, ना ये कभी मिट्टी में मिल पाएंगे। ये पूरी तरह से इस धरती के ऊपर बोझ बन जाएगा। ये सारा का सारा कचरा मिट्टी में नहीं मिल पाएगा। जो चीज मिट्टी में नहीं मिल पाएगी वो इस प्रकृति के विनाश का कारण है। शायद यही कारण रहा है कि हड़प्पा संस्कृतियां या मोहनजोदाड़ो जैसी संस्कृतियां पूरी की पूरी खत्म हो गई, वो पूरी सभ्यता खत्म हुई और हम भी खत्म होने के उसी कगार पर शायद जाने की कोशिश कर रहे हैं। उससे बचने का रास्ता एक ही है कि किसी तरह से हम ऐसे जीवन को अपनाने की तरफ चल पड़े जहां जैसा पर्यावरण हमको मिला है प्रकृति से, जब हम पैदा हुए हैं, जब हम यहां से जाएं तो उससे बेहतर देकर जाएं, ना कि उससे खराब हम उसे करके जाएं। पर आमतौर पे हम लोग खराब करके ही जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, प्रकृति द्वारा दिए गए असली धन को चूस करके हम यहाँ कचरा फैला के जा रहे हैं। तो नकली धन वो है जिससे प्रकृति का विनाश हो रहा है, असली धन वो है जो प्रकृति को बचाए रखे, उस तरह से चले। और जो सामान खरीदने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसको आप पैसा कहते हैं, वो केवल और केवल ऊर्जा एक्सचेंज का एक माध्यम है, एक जरिया है, एक तरीका है, एक साधन है। वो साधन है, साध्य नहीं है। ये बात हम सबको याद रखनी है। बहुत बहुत धन्यवाद।